हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुनीता विद सुनीता। जहां आप सुन रहे थे नीलोत्पल राज द्वारा लिखित उपन्यास डार्क हॉर्स पर आधारित हमारी ऑडियो सीरीज, जो धीरे धीरे करके अपने पहले अध्याय से शुरुआत करते हुए आज आखिरी अध्याय तक पहुंच चुकी है। उम्मीद है इस सफर में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। चलिए आज उसके अंतिम पड़ाव पर चलते हैं। डार्क हॉर्स चैप्टर 27। मनोहर और गुरु को अब इस बात का सुकून जरूर था कि संतोष चाहे जहां पर भी हो सुरक्षित है। गुरु ने मकान मालिक से फोन पर बात की तो उसने यह भी बताया कि संतोष ने वहां आकर मकान छोड़ने की जानकारी दी थी और अपने बचे पैसे का हिसाब भी कर गया था। इधर गुरु अपने खराब दौर से गुजर रहा था। वह एक चुका हुआ आदमी साबित हो चुका था। अब उसके आईएएस बनने के सारे अवसर समाप्त हो चुके थे। उसके अपने कई खास दोस्तों ने भी उससे किनारा कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि गुरु हमेशा नकारात्मक बातें ही सोचता है, जिस कारण वह आईएएस न बन सका और अब उनका असर उन पर भी न पड़ जाए। अब गुरु की आलोचनात्मकता में उन्हें गुरु का फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगा था। मुखर्जी नगर में सफलता और असफलता को लेकर दो जुमले खूब चलते थे। जो सफल है उसे लेकर कहा जाता था कि इसमें कुछ तो है, और जो असफल होता था उसे लेकर कहा जाता था कि इसमें कुछ तो कमी है। यहाँ आए हर व्यक्ति का मूल्यांकन बस इसी आधार पर होता था कि आईएएस में सफल है या फेल। यहाँ इससे इतर व्यक्तित्व की कोई खासियत मायने नहीं रखते थे। यहाँ आईएएस न बनने को ही जीवन का समाप्त होना समझा जाता था। आप में अगर कोई अलग हुनर हो तो लोग हंसकर बोलते हैं, यहाँ क्या कर रहे हो। गुरु अच्छा वक्ता था और अपने पिछले जीवन में कई संगठनों में काम भी कर चुका था, लेकिन मुखर्जी नगर में अब उसके लिए सारे द्वार बंद थे। अब वह यहाँ रहकर राज्यों की सेवा परीक्षा के लिए टिककर प्रयास करता रहे या यह जगह छोड़ अपने लिए कहीं और कुछ और हासिल करने निकले। उसे यह निर्णय लेना था। अपने इसी ऊहापोह में वह समय गुजार रहा था। जिस परीक्षा में गुरु पीटी नहीं निकाल पाया था, अब उसी परीक्षा के अंतिम परिणाम आने का वक्त भी आ चुका था। गुरु के जानने वालों में कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिए थे। अरसे बाद आज राय साहब ने मनोहर को फोन किया था। हेलो, का मनोहर बाबू कैसे हैं? पहचाने? हम राय साहब बोल रहे हैं। एक पहचानी आवाज थी। अरे अरे राय साहब, का भैया, साल भर बाद फोन कर रहे हैं आप। ये अननोन नंबर था ना, इसीलिए पहचान नहीं पाए। फिर आवाजवा पकड़े हैं तब हम कहे अरे ये तो राय साहब हैं। मनोहर ने उत्साह के साथ जोर से कहा। हो रुस्तम जी, बताइए, ये बार गुरु का पीटी भी नहीं हुआ? राय साहब ने पूछा। हाँ सही बताया, का बोले, भाग्य ही खराब था बेचारे का, मनोहर ने कहा। महाराज भाग्य छोड़िए, उसकी तो बोली चाली भी खराब थी। मतलब देखते नहीं थे कि बात ऐसा करता था जैसे जिला नहीं देश चलाएगा। राय साहब ने बरसों की भड़ास निकाल कर कहा। अब छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, अपना सुनाइए, मनोहर ने बात काटते हुए कहा। पर राय साहब कहाँ मानने वाले थे। उनके जीवन में नया कुछ हुआ ही नहीं जो सुनाते, इसलिए वो लगातार देश दुनिया की जानकारी अपडेट करने में लगे थे। अच्छा हो, संतोष का क्या हुआ था मामला? कहीं सुसाइड उसाइड कर लिया का? भरत का फोन आया था, बता रहा था, बताइए। भगवान हमको माफ नहीं करेंगे, हम ही उसको दिल्ली का रास्ता दिखाए थे, रूम दिलवाए, सब सेट करवाए। हे भगवान, का किया ये लौंडा, राय साहब ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा। पागल हो गए क्या आप? का चुतिया पे बतिया रहे हैं? अरे वो कहीं चला गया है, अब यहाँ नहीं रहता। जहाँ भी होगा अच्छा ही होगा। अच्छा हम फोन रखते हैं, अभी काम है कुछ। मनोहर ने जानबूझकर फोन काट दिया। इधर कमरे पर गुरु आज अपनी कुंडली निकालकर देख रहा था। आईएएस का योग आज भी स्पष्ट दिख रहा था। गुरु इस गोल माल पर मुस्कुरा रहा था। उसने कुंडली समेट कर रख दी और बत्रा निकल पड़ा। आज 5 दिन बाद वह फिर घूमने निकला था बत्रा के लिए। इसी बीच आईएएस का अंतिम परिणाम भी आ चुका था। बत्रा सिनेमा पहुंचते ही उसकी नजर इस 3 मंजिली इमारत के सबसे ऊपरी छत पर गई तो आंखें चौंधिया गईं। विश्वास कर पाना असंभव था उस पर। गुरु जो अभी अभी देखा और उसे लगातार देखे जा रहा था। लगभग 5 मिनट तक उस दृश्य को देखने के बाद उसने तुरंत कांपते हाथों से मनोहर को फोन लगाया। अरे मनोहर लाल, मेरे जल्दी आओ, संतोष मिल गया, गुरु ने लगभग चीखते हुए कहा।
क्या बोल रहे हो? कहाँ मिला संतोष? मनोहर ने भी जोर से कहा। आओ ना यार, बहुत ऊंचाई पर मिला है। बत्रा सिनेमा के सबसे ऊपर वाले छत पर है, गुरु ने बताया। उतना ऊपर क्या कर रहा है? उतारिए उसको, हम दौड़ कर आते हैं तुरंत। अब उतना ऊपर जाके कोई नहीं उतरता। वहां जहां दिखा वहां से उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं उतार सकती। तुम आओ जल्दी, गुरु ने कहकर फोन काट दिया। 10 मिनट के अंदर ही मनोहर दौड़ता हुआ गुरु के पास आया और फिर उसने जो भी देखा वह उसके लिए अकल्पनीय था। संतोष की फोटो लगी हुई थी। वह आईपीएस बन चुका था। श्यामल सर की कोचिंग के हर पोस्टर पर, पूरे बत्रा पर उसकी तस्वीर लगी हुई थी। अरे बाप रे, ये क्या है गुरु भाई? संतोष भाई आईपीएस बन गए? मनोहर ने खुशी से चिल्लाया। हाँ रे मनोहर, ये रेस का डार्क हॉर्स साबित हुआ। डार्क हॉर्स निकला हमारा संतोष, गुरु ने कहकर अपनी आंखें पोंछी। गर्दन अभी भी उसकी पोस्टर की तरफ ही उठी हुई थी। मनोहर की भी आंखें वही टिकी थी। ये डार्क हॉर्स का मतलब नहीं समझे हम गुरु भाई? मनोहर ने गुरु की तरफ देखते हुए पूछा। डार्क हॉर्स मतलब रेस में दौड़ता घोड़ा। ऐसा घोड़ा जिस पर किसी ने भी दांव नहीं लगाया हो, जिससे किसी ने जीतने की उम्मीद न की हो, और वही घोड़ा सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाए, तो वही डार्क हॉर्स है मेरे दोस्त। संतोष एक अप्रत्याशित विजेता है। मैंने तुम्हारे आने से पहले श्यामल सर को और हर्षवर्धन सर दोनों को कॉल लगाया था। संतोष लगातार दोनों के संपर्क में था। पीटी होने के बाद ही तुरंत उसने अपना कमरा संत नगर की ओर ले लिया था और उसने सर से अनुरोध भी किया था कि उसके बारे में किसी को कुछ न बताए। जो भी हो, किस्मत पलट दी उसने। भाग्य को ठेंगा दिखाकर अपनी मेहनत से अपनी तकदीर खुद ही गढ़ ली इस भाई ने, गुरु ने कहा। हाँ बॉस, सही कह रहे हो। एकदम अंधेरे में रहा साल भर और जिंदगी भर के लिए उजाला कर गया मेरा दोस्त। चलिए अब नंबर ले ले सर से, इससे मिलकर बधाई तो दे दी जाए अपने इस डार्क हॉर्स को। कोचिंग पहुंचते देखा संतोष वहीं बैठा था। एक दूसरे को देखते ही तीनों उछल गए। संतोष ने दोनों से माफी मांगी और तीनों गले मिलके खूब रोए। श्यामल सर की आंखें भी उन तीनों का साथ ही दे रही थी। इस घटना के 6 साल बाद मनोहर अपने घर वापस आ गया था। अब उसकी शादी हो चुकी थी। मोतिहारी में वह सबसे बड़े सीमेंट व्यवसायी के रूप में अपनी पहचान बनाने की राह में था। एक दिन अपनी पत्नी के साथ टीवी चैनल देखते हुए वह चैनल बदल रहा था कि एक न्यूज चैनल पर उसकी आंख टिक गई। उस पर एक नेता राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता की ओर से बहस कर रहा था। मनोहर की आंखें ठीक उसी तरह खुली रह गई जैसे कभी संतोष की फोटो देखकर बत्रा पर खुली रह गई थी। मनोहर ने अपनी पत्नी से कहा, देख लो एक और डार्क हॉर्स। पत्नी ने देखकर मनोहर की तरफ देखा पर उसे कुछ समझ में नहीं आया। वह वापस टीवी देखने लगी। सीमेंट बेचने वाले मनोहर की आंख में पानी आते ही जैसे यादें ठोस हो गईं। उसे गुरु की वही बात याद आ गई कि अचानक जिंदगी आदमी को दौड़ने के लिए कई रास्ते दे देती है। जरूरी नहीं कि सब एक ही रास्ते पर दौड़े। जरूरत है कि कोई एक रास्ता चुन लो और उसी ट्रैक पर दौड़ पड़ो। रुको नहीं, दौड़ते रहो। क्या पता तुम कब किस दौड़ के डार्क हॉर्स साबित हो जाओ। हम सबके अंदर एक डार्क हॉर्स बैठा है। जरूरत है उसे दौड़ाए रखने की, जिजीविषा की। तो चलिए देखते हैं अगला डार्क हॉर्स कौन? कहीं वो आप तो नहीं? धन्यवाद। इसी के साथ हमारी ये ऑडियो सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये हमारा सिलसिला काफी पसंद आया होगा और अपने प्यार एवं दुलार से हमें यूं ही समाहित करते रहिएगा, हमें यूं ही पारितोषिक देते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।